Welcome friends, welcome to Manu Law classes. So today in this video we are going to discuss the Daily Hindu News analysis of September 7, 2021. So in this we are going to see the important news. So हम पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। केरला से न्यूज़ आ रहा है अबाउट द निपाह वायरस। हमने कल भी देखा था कि निपाह वायरस द वायरस स्प्रेड फ्रॉम द फ्रूट बैट एंड इट इज़ फाउंड इन द अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया में भी पाया जाता है और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया लाइक मलेशिया में भी ये पाया जाता है। सो द होल साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ से ये डिजीज़ जो है वो रिलेटेड है उससे। सो इंडिया, मलेशिया और थाईलैंड, दिस आर द रीजन वेयर दिस, इवन बांग्लादेश ऑल्सो वेयर दिस निपाह वायरस इज़ फाउंड। और ये एक जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस मतलब द वायरस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल टू द ह्यूमन। सो फ्रूट बैट, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, फ्रूट बैट जो है उससे डिजीज़ होता है। आज के न्यूज़ में ये है कि कल के न्यूज़ में था कि देयर वाज ओनली वन 12-year-old child who was the victim of this virus. Now there are 11 more who are showing the symptoms of Nipah virus. So it is in Kerala right now. उसके बाद हम सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देयर वाज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द तालिबान एंड नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स इन पंजशीर वैली लेड बाय अहमद मसूद. But now what has happened over here is that Taliban has taken over the control of the Panjshir Valley, and the Taliban, they have warned that there should not be any further rebellion, and then they are looking for establishing peace in अफ़गानिस्तान। बट यहाँ पे एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे द गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, सो द प्रोविंस इज़ नानगरहार प्रोविंस, उसका एक कैपिटल है जलालाबाद। तो वहाँ पे जो गवर्नर है नानगरहार के जो गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि दे विल फाइट द Islamic state which has considerable presence in Nangarhar province of Afghanistan. Then pace of vaccination, about 1.25 crore people were given the COVID vaccine in a single day. तो इसको congratulate किया है, and this is the higher than the population of many country. बहुत 1.25 करोड़ का जो vaccination target है उसको पूरा किया गया है। एंड यहाँ पे CM द प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रेज्ड द हेल्थ वर्कर्स, स्पेशली द आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मेडिकल पर्सनल, टीचर्स एंड वुमेन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द COVID-19 वैक्सीनेशन. देन फिलिंग द ट्राइब्यूनल्स वैकेंसीज बाय September 13 द सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर. ये जो इशू है ये बहुत दिन से चल रहा है, और अब जो डिले हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021. अब इसमें जो गवर्नमेंट का जो पोजीशन है वो आप समझ लीजिए. गवर्नमेंट का पोजीशन इसमें है कि आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस बिल देयर हैज़ बीन अ सर्च कम सिलेक्ट कमिटी. ये जो सर्च कम सिलेक्ट कमिटी है, इसमें जो है CGI होंगे मेंबर, या उनके द्वारा कोई सुप्रीम कोर्ट जज जो नॉमिनेटेड होंगे वो होंगे. 2 सेक्रेटरीज होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के विच विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. फिर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे. उसके बाद अगर चेयरमैन का अगर वो होना है, सिलेक्शन होना है, तो आउटगोइंग चेयरमैन वो मेंबर होंगे ऑफ दिस. अदरवाइज द प्रेजेंट चेयरपर्सन. सो यहाँ पे ये टसल चल रही है कि बिकॉज स्टिल देयर आर ट्राइब्यूनल वैकेंसीज एंड द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट देयर इज अ कोलैप्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ओवर हियर. बट एक प्रॉब्लम ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के कुछ प्रोविजंस के ऊपर भी चल रही है. जैसे कि कुछ प्रोविजंस हैं वो ये है कि द मिनिमम एज फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द ट्राइब्यूनल मेंबर और द चेयरपर्सन इज 50 years. द मैक्सिमम टेन्यूर इज ऑफ 4 years एंड द रिटायरमेंट एज फॉर चेयरपर्सन इज 70 years एंड मेंबर्स इज 67 years. ये जो कुछ प्रोविजंस हैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल है, जब ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया था. बट उसके बाद व्हेन द बिल केम all those provisions were kept. Now this is the
ongoing contention between the government and the Supreme Court. Then Tamil Nadu makes its official workers have the right to sit. यहाँ पे एक रोजा पार्क्स करके हैं, इनका मेंशन हुआ है. व्हाट इज दिस रोजा पार्क्स प्रोटेस्ट? तो मैं आपको थोड़ा सा रोजा पार्क के बारे में बता देता हूँ. दैट रोजा पार्क, शी वॉज द वुमन फ्रॉम एलाबामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट एलाबामा में रेशियल सेग्रीगेशन प्रैक्टिस होता था. रेशियल सेग्रीगेशन का मतलब देयर वाज द सेग्रीगेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. Now the Rosa Parks, she was once traveling in the bus and she refused to vacate the seat for a white person in the bus. Okay, and after that, there was a protest. She was thrown out of her job, but this led to a civil rights movement, which was eventually led by the big leaders in the US later on. So this is the main person, Rosa Parks. तो यहाँ पे जो रोजा पार्क का वो है, यहाँ पे बस उसको एक मेटाफॉर की तरह यूज किया गया है. बट द तमिलनाडु हैज पास्ड द लॉ, इट हैज पास्ड एन अमेंडमेंट टू तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947. इट हैज एडेड अ न्यू सेक्शन 220 सेक्शन 22A. और इस सेक्शंस में नाउ द प्रीमाइसेस ऑफ एवरी एस्टेब्लिशमेंट shall have suitable sitting arrangements for all employees so that they may take advantage of any opportunity to sit which may occur in the occurrence course of their work. हम एडिटोरियल्स को लास्ट में करेंगे जैसा कि हम करते हैं. उसके बाद हमने इसके बारे में डिस्कस किया. ये एक एलिगेशन टाइप के न्यूज़ हैं तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते. बस हमें ये देखना होता है कि इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी छुपे हुए हैं, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है. ओके, सो गिलानी, सो ही वाज द हुर्रियत चीफ, सो ही वाज द एक्स हुर्रियत चेयरमैन. हुर्रियत एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको हम सेपरेटिस्ट बॉडी कहते हैं, कि मतलब दे प्रपोज डिसेंशन फ्रॉम इंडिया. सर अभी कौन चेयरमैन है इसका? तो अभी जो इसके चेयरमैन है वो है मिरवैज़ उमर फारूक. ओके, ये जो पूरा इशू है इट इज़ रिलेटेड टू दैट. जो गिलानी जो थे, प्रोफेसर गिलानी भी कहते हैं इनको जब दफनाया गया था तो वो इनका जो उस प्रॉपर राइट्स फॉलो नहीं किए गए थे. प्रॉपर जो एक कल्चर होता है कि किसी भी डेथ आदमी को कैसे क्या करना है, उसका प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया गया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोटेस्ट की बात है. उसके बाद डेंगू कॉज्ड डेथ्स इन फिरोज़ाबाद. तो डेंगू जो है इट इज़ कॉज्ड बाय एडिस एजिप्टी. मस्कीटो का एक स्पेशल नाम है एडिस एजिप्टी. तो ये फिरोज़ाबाद में हुआ है, चिल्ड्रन को हुआ है. तो यहाँ पे एक सेंटर की टीम गई थी. हो गया, सेंट्रल टीम कंसिस्टिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑफिशियल्स, एंड दे हैव सजेस्टेड दैट द डेथ्स व्हिच हैव अकर्ड इन फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश इज बिकॉज ऑफ डेंगू. The next news is about database created with record of 5.5 crore farmers. तो एक यहाँ पे हम लोगों को एग्रीस्टैक के बारे में समझना होगा. व्हाट इज़ एग्रीस्टैक? तो एग्रीस्टैक एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है. एक डिजिटल एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड पतंजलि. एंड दिस एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म विल बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू फार्मर्स. तो ये एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए 5.53 करोड़ फार्मर्स का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है. और ये जो डेटाबेस होगा इसको कहाँ से कलेक्ट किया यहाँ इसको पीएम किसान के पोर्टल से कलेक्ट किया गया. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और पीएम फसल बीमा योजना में जितने भी किसान रजिस्टर्ड थे उनको वहाँ से डेटा निकाला गया और आज डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड. ये जो डेटाबेस है इसको हम यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज एग्रीस्टैक टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू फार्मर्स. और उसके बाद एक न्यूज़ आ रहा है, मोदी टू अटेंड ब्रिक्स एससीओ क्वाड मीट्स इन सितंबर. तो यहाँ पे जब मीट होगा तब हम इसके बारे में देखेंगे. अभी के लिए हम बस आपको बता देते हैं ब्रिक्स
The full form of BRICS is B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa. SCO, Shanghai Cooperation Organization. Quad is called as Quadrilateral Security Dialogue. क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग या क्वाड, इसके मेंबर्स जो हैं वो 4 मेंबर्स हैं. 3 मेंबर्स आप एशिया पैसिफिक से देख सकते हैं, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड 1 member is US. So Quad, it focuses on a particular geopolitical area which is called as Indo-Pacific. SCO जो है वो यूरेशियन रीजन पे फोकस करता है, जिसको आज हम सेंट्रल एशिया कहते हैं. ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और इनका जो प्रायोरिटी एरिया है वो है दैट दे सीक रिफॉर्म्स, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल बॉडीज सच एज द यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देन the other agendas are counter-terrorism, technology and people-to-people exchanges. उसके बाद एक सुखेत मॉडल की बात हुई है. सुखेत मॉडल इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ये मॉडल क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इस मॉडल के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं वो काउडंग देंगे और इन रिटर्न LPG फिलिंग कराएंगे. ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है ये सुखेत विलेज. तो यहाँ पे सुखेत मॉडल भी कहते हैं. तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स विल गिव काउडंग टू कृषि विज्ञान केंद्रास एंड इन रिटर्न दे विल गेट देयर LPG रिफिल्ड. ओके, सो दिस इज द मॉडल, इनोवेटिव मॉडल. इससे क्या होगा कि जो काउडंग कलेक्ट किया जाएगा बाय कृषि विज्ञान केंद्र, इट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ओके, और जो LPG जो दिया जाएगा हाउस होल्ड को, दिस विल रेड्यूस इनडोर पॉल्यूशंस. एंड जो वुमेन जो चूल्हा यूज़ करती हैं, जो काफ़ी मतलब पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से, और हेल्थ भी बहुत ख़राब होता है, उसको भी चेक कर लिया जाएगा. इस चीज़ से उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा. नाउ वैक्सीन इन वर्क अगेंस्ट निपा वायरस. तो यहाँ पे एक स्पेशल वैक्सीन की बात हो रही है. एक हर वैक्सीन का अपना अपना एक वेक्टर होता है, एक बेसिक मटेरियल होता है हर वैक्सीन को. ऐसा आप समझिए, एवरी वैक्सीन हैज़ अ बेसिक मटेरियल. अब उस बेसिक मटेरियल को हम किस डिजीज़ के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, इस बेसिक मटेरियल के ऊपर अगर मैंने इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन डाल दिया कोरोना का, तो ये बेसिक मटेरियल कोरोना की वैक्सीन हो जाएगी. ओके, बट इस बेसिक मटेरियल के अंदर अगर मैंने कोरोना नहीं डाला और मैंने इसकी जगह पे ग्लाइकोप्रोटीन डाल दिया ऑफ निपा वायरस, तो ये वैक्सीन जो है वो निपा वायरस की हो जाएगी. तो यहाँ पे ये है कि टेस्टिंग अभी भी चल रहा है टू डेवलप वैक्सीन फॉर द निपा वायरस. यहाँ पे जो बेसिक मटेरियल है जिसको हम वैक्सीन वेक्टर भी कहते हैं, उसका नाम है ChAd-OX1. ये बेसिक मटेरियल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में भी यूज़ हुआ था. द ओनली थिंग इज इट वाज मॉडिफाइड व्हेन इट वाज प्लेस्ड विद स्पाइक प्रोटीन, तो ये कोविड वैक्सीन बन गया. अब अगर हमको इसको निपा वायरस का वैक्सीन बनाना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल लोड दिस वैक्सीन वेक्टर विद ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम निपा वायरस स्ट्रेन. ठीक है, इसकी ट्रायल चल रही है. 8 अफ्रीकन मंकीज़ के ऊपर इसकी ट्रायल चल चुकी है, जिसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है. ठीक है, उसके बाद मांडा बफेलो उड़ीसा में पाया जाता है. उसको एक यूनिक ब्रीड का टैग मिला हुआ है. ये टैग इसको किसने दिया? सी द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने इसको टैग दिया. किसको? मांडा बफेलो को. कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स एंड प्लेटू ऑफ कोरापुट रीजन इन उड़ीसा. क्या ये पहला टैग मिला है? नहीं. इट इज़ द 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड इन इंडिया. ऐसा क्यों है? तो इट इज़ बिकॉज द मांडा बफेलोज आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शंस, लेस प्रोन टू डिजीज, एंड दे कैन थ्राइव इन मॉडेस्ट रिसोर्सेज. उसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे, वॉर इज़ ओवर, इट्स टाइम फॉर पीस. तो यहाँ पे जो पूरी बात वही चल रही है जो हम इतने दिन से डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं कि एक तो यहाँ पे इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोविंस जो है, जो एक नया थ्रेट पैदा हो रहा है अफ़गानिस्तान में, उसको फाइट करने की बात की गई है.
अभी अभी जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें इन्हीं का हाथ सबसे ज़्यादा था। सेकेंड है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो रही है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो अब तक हो जाना चाहिए था पर अभी हुआ नहीं है। इसके बारे में एक एडिटोरियल भी है कि नहीं हुआ है बिकॉज देयर इज़ एन ऑन गोइंग टसल बिटवीन द ओल्ड गार्ड्स ऑफ तालिबान and the new guards of Taliban, and then there is Haqqani network which has to be pacified. So all these factors are there before they finalize the government. Okay, second is about the women कि women के बारे में क्या होगा। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि women will be allowed to study in universities but they will have segregated or separate classes. Second, that they have to wear the veil, naqab and ayab. तो जैसे यहाँ पे अबाया एंड नकाब दे हैव टू वेयर, दे हैव टू एंटर एंड एग्जिट थ्रू डिफरेंट डोर्स एंड it will be mostly they will be taught by female teachers, and if female teacher is not available then by a senior female teacher with good character. उसके बाद यहाँ पे एक नाम आ रहा है, वो नाम है मारिया कोलेस्निकोवा. शी इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मार्च स्ट्रीट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको. इनको जेल में डाल दिया गया है. इन्होंने जो है शी टोर द passport so that she cannot be deported to the Ukraine, and now she has been put in the jail. यहाँ पे एक जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ हो रहा है. यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर लुकाशेंको या अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और इन्होंने अभी जो अगस्त 2020 में पिछले साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था इसमें इनके ऊपर एलिगेशंस है इलेक्टोरल फ्रॉड की, जो इन्होंने डिनाई किया है. और ये 1994 से ही ये पावर में है और ऑलमोस्ट लाइक एन ऑटोक्रेसी इज रूलिंग. नाउ द फूड एमरजेंसी इन श्रीलंका. सो एमरजेंसी, देयर इज एमरजेंसी, फूड एमरजेंसी इन श्रीलंका. उसके वजह से एक पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस लाया गया है विच हैज़ डिक्लेयर्ड एमरजेंसी रेगुलेशंस गिविंग गवर्नमेंट पावर to regulate the food distribution in Sri Lanka. Now थोड़ा सा आप इंडिया से कंपेयर करके पढ़ना होगा कि फूड एमरजेंसी जो है वो श्रीलंका में वो क्यों हुआ है. एक तो जो अभी जो चल रहा है कि देयर इज़ अ फूड शॉर्टेज. सो फूड शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक आम इंसान को एक नॉर्मल चीनी, दाल, चावल खरीदना भी एक मुश्किल हो गया है. नाउ ये जो है वो इसके वजह से भी हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट लॉकडाउन एंड द सर्जिस इन केसेस विच हैज़ लेड टू इंक्रीज इन प्राइस. अगर इंडिया से कंपेयर करें श्रीलंका का, तो इंडिया में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये सबसे पहले जब बंगाल फैमाइन हुआ था इन 1940s तब आया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें क्या होता है दैट थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स food and other essential items are distributed among poor at subsidized rate. ऐसा पीडीएस सिस्टम श्रीलंका में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो वहाँ पे इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स क्या हो गया, शॉप्स. अब शॉप्स होंगे, दाम बढ़ते जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे, इसका खतरा बढ़ जाएगा होर्डिंग का. ओके, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जो ये न्यू एमरजेंसी लॉ लाई है वो इसी पे टारगेट करता है, ये होर्डिंग को बैन करता है. नाउ जस्ट अ वन लाइनर. ग्रीस क्रिएट्स अ मिनिस्ट्री टू डील विद क्लाइमेट क्राइसिस. सो ग्रीस हैज़ नाउ क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस एंड सिविल प्रोटेक्शन. जो इस साल देखा गया कि देयर वाज डेडली वर्स्ट फॉरेस्ट फायर इन टर्की, फ्रांस, इटली and Balkan countries. उसको नज़र में देखते हुए now people they are realizing, the government is realizing that climate crisis has become one of the major humanitarian hazard, major disaster, and it needs to be controlled. So in line with that the Greece has created a ministry to deal with the climate crisis. इसको head कौन करेगा, ये नाम important है, इसको head करेंगे क्रिस्टोस स्टेलियानिडेस. ओके, Stylianides, he will head this, who has served as the Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management between 2014 and 19 in European Union. उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये important section है. Section 109 of the GST.
एक्ट. इट मैंडेट सेटिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, और दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज चाइलिंग टू सेटअप द ट्राइब्यूनल फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू जीएसटी. उसके बाद जीएसटी काउंसिल जो है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जीएसटी की, they are trying to introduce a special composition schemes in which some states can be given power to check the tax evasion, especially in fields such as in sectors such as brick kilns, mining and gutka and pan masala production. ठीक है, they are reported to be reporting the highest tax evasion, and the states want to tax them not based on their output but based on their capacity. Now we will move towards एडिटोरियल. तो फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर्स, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट बनने की बात हो रही है और अभी तक गवर्नमेंट बना नहीं है. एक पॉसिबल डेट है कि हो सकता है कि 9/11 के दिन गवर्नमेंट बने, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि खास करके द ओल्ड लीडरशिप ऑफ तालिबान विच इज़ बेस्ड इन हेलमान कंधार एंड अ पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा. उसके बाद हक्कानी नेटवर्क को लेके, फिर पोर्टफोलियो, कैबिनेट पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके एक प्रॉब्लम चल रही है. यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडिया का एक रोल बताया गया है कि हाउ द इंडिया शुड डील विद इट. तो जैसे कि हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है कि इंडिया शुड डील विद इट बाय यूजिंग इट्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. ओके, एट द सेम टाइम द इंडिया शुड मेक श्योर that UNGA and UNSC do not recognize the new regime until they have committed to certain humanitarian and democratic standards. First thing. Second, until they have committed 100% that they will not allow their area or their land to be used by other terrorist groups, especially targeting against the India. उसके बाद जो एक लिस्ट है in which there are Taliban leaders mentioned against whom there are international sanctions, which is called as 1988 Sanction Committee list, which is chaired by India. India can use this also so that it can compel the new regime in Afghanistan to listen to the India's concern. उसके बाद the long and short of the national monetization plan, मैं आपको यहाँ पे रिविजन करा देता हूँ. नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, तो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान एक ₹6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन प्लान है. इस प्लान में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट सेक्टर, एंड इन रिटर्न द गवर्नमेंट विल जनरेट मोनेटाइजेशंस फॉर सेक्टर्स विच आर लाइंग आइडल. इस पूरे पैराग्राफ में द ऑथर हैज डिस्कस्ड दैट कि अगर कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में चली जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और कंज्यूमर को जो है पहले तो कंज्यूमर ने टैक्स दिया और उस टैक्स के बेसिस पे वो एसेट बनाया गवर्नमेंट ने. अब नाउ द कंज्यूमर हैज़ टू पे मोर, सो इट इज़ लाइक अ डबल वैनी ऑन द कंज्यूमर. द सेकेंड इज कि दिस ऑथर इज डिस्कसिंग दैट आर देयर एनी अदर वेज टू रेज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम मोनेटाइजेशन. सो इट सेज दैट द टैक्स टू GDP रेशियो इन इंडिया इज़ वेरी लो. इट इज़ जस्ट 17.4%. okay, it is just 17.4%, and India can definitely can raise its tax compliance and can plug the loopholes in taxation to generate the extra revenue. Third is that the public sector efficiency can be enhanced to generate more revenue. The next is the Taliban led Afghanistan and Chinese conundrum. यहाँ पे दो different scenarios का बात चला है कि एक चाइना का एक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है टू कनेक्ट एशिया विद यूरेशिया एंड अफ्रीका, एंड विच विल क्रिएट द ट्रेड फ्लो पैटर्न्स इन दिस कॉन्टिनेंट्स विच कैन रिजल्ट इन बेनिफिटिंग चाइना, because the industries they will move out from China to different locations where they can take the benefit of cheap labor, easy supply to minerals and fuels, and they can grow, and it can lead to the
generation of employment and international trade. But the authors are saying कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा. जो चाइना ने ये चीज़ एशियान के साथ किया which benefited China, but if China goes on with the same thing with Afghanistan and Pakistan, so here terrorism and securities are the key concerns over here. So if the China build the CPEC road in Pakistan and tries to mop up the economic activity in these regions, and then there will always be the fear of terrorism and attacks on its installations. The next is spirit of federalism lies in consultation. तो यहाँ पे बात हुई है कि कुछ बिल्स ऐसे पास हुए हैं जो स्टेट को कंसल्टेशन में रख के नहीं किया गया है और इसके वजह से एक प्रॉब्लम आई हुई है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर के 3 लॉज हैं, ठीक, तो दिस आर द एंट्री 14 ऑफ द स्टेट लिस्ट, देन एंट्री 33 इन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट्स वेर नॉट कंसल्टेड. फिर एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 है, उसमें भी स्टेट्स को कंसल्ट नहीं किया गया. And now the Goa, which is itself ruled by the Bharatiya Janata Party, now they are protesting against it. Similarly is the Electricity Amendment Bill 2020. So over here what is happening is that there are various ways which there are ways in which the center should have consulted the states before passing this bill to avoid this problem or फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. तो जैसे कि हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में KTM अहमद इब्राहिम साहिब बहादुर, उनका एक प्रॉब्लम यही था दैट कि जो सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में हैं अगर उसको हमने यूनियन लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया तो इससे क्या होगा कि यूनियन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको कंकरेंट लिस्ट के बजाय स्टेट लिस्ट में जाने दो, ऐसा उन्होंने कहा था. Then we have Sarkaria Commission which has recommended that that union government while exercising power under the concurrent list it must limit itself to the purpose of ensuring uniformity in basic issues of national policy and not more. ठीक है कि यहाँ पे लॉ उतना ही बनाया जाएगा सेंटर के द्वारा जितना यूनिफॉर्मिटी के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा वो स्टेट का पावर होना चाहिए. इफ़ द स्टेट्स वांट टू मेक सम अदर लॉज रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट, ओके, तो हियर इट इज़ लाइक कि द सेंटर ने एक मॉडल लॉ बना दिया, बस उसको स्टेट्स ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको फॉलो कर रहे हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बात हुई है आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, and this was the one of the recommendation of National Commission to review the working of the constitution headed by वेंकट चलैया. उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है. SR बोम्बई जो आज के कर्नाटका के CM हैं उनके फादर हैं ये SR बोम्बई. तो SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे इस जजमेंट का क्रक्स देखिए. द यूनियन गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट द पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट ट्रैम्पल्ड विद. द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट पब्लिक वेलफेयर इज सबसर्व्ड एंड द की ऑफ टू दैट लाइज इन लिसनिंग टू द स्टेक होल्डर्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द SR बोम्बई केस. देन द एसेंस ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब जहाँ पे सेंटर और स्टेट मिल के काम कर रहे हैं, दे आर नॉट अगेंस्ट द ईच अदर. बाकी जगह पे जो इस आर्टिकल में जो केसेस यूज़ किए गए हैं वहाँ पे हियर द सेंटर एंड स्टेट्स आर अगेंस्ट ईच अदर. ओके, सो द एसेंस ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाइज इन कंसल्टेशन एंड डायलॉग and the unilateral legislation without taking the states into confidence will lead to more protest on the streets. This is the conclusion. Now telling excess debt. So the excess debt यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया हुआ है. The excess debt which was registered during the pandemic period was 5.8 times the official COVID-19 death toll in 11 Indian states, union territories put together. Okay, now see, this is the first point.
द शेयर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ मतलब जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड थे, द शेयर ऑफ द रजिस्टर्ड डेथ्स वेयर द कॉज वाज मेडिकली सर्टिफाइड वाज लोवेस्ट इन इंडिया अमंग द हाई बर्डन कंट्रीज एनालाइज्ड। कोविड के बारे में बात हो रही है कि जो रजिस्टर्ड डेथ केसेस थे जो मेडिकली सर्टिफाइड थे कि हाँ इनको कोरोना हुआ है, वो सबसे लोवेस्ट था इंडिया में। मध्य प्रदेश में जो एक्सेस डेथ थे वो ऑलमोस्ट 24 टाइम्स है कोविड-19 के जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं। उसके बाद नॉट ऑल एक्सेस डेथ्स आर रिलेटेड टू कोविड-19 बट अ बल्क ऑफ देम वुड बी ड्यूरिंग द पैंडमिक। ये है कि सारे डेथ जो है वो कोविड-19 की वजह से ही नहीं है, बट क्योंकि वो कोविड-19 के टाइम रजिस्टर नहीं किए जा सके, ठीक है, बट वो डेथ पैंडमिक के टाइम के ही हैं, उसके पहले या बाद के नहीं है। सो दिस आर अबाउट द excess death. So we will meet again tomorrow at same time with tomorrow's newspaper. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.